सेठी साहब, आपने जो नक्शा खींचा वो तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, लेकिन कल भी आपने मूवेबल इरेजिस्टिबल फोर्स की बात की और कोलिजन की बात की। एक बार फिर आप क्लैश की बात करें। बात यह कि पीटीआई भी कहीं ना कहीं इशारे देती है कि भाई हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन होता मामला उसके बरक्स है। अब ये पुशबैक वर्सेस पुशबैक दोनों तरफ से बेशक ढाल इस्तेमाल करते हुए है, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा और कर कौन रहा है ख़राबी ज़्यादा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब ये सियासी इंस्टेबिलिटी टॉप ऑफ द एजेंडा आ गई है जी। बैरूनी मुल्क भी इसकी तरफ देख रहे हैं, IMF भी इसकी तरफ देख रही है और हमारी आवाम भी इसकी तरफ देख रही है कि इसका मसला हल कैसे होगा। ये हल नहीं होगा अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी सियासी तौर पे, तो इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्योंकि इन लोगों ने जो वादे किए थे ना फॉरेन कंट्रीज़ के साथ और IMF के साथ और डोनर्स के साथ, वो यही था गली कोई नहीं, वी गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, इलेक्शन हो गए, अल्लाह खैर सल्ला, एंड ट्रबल मेकर्स आर इन प्रिजन and we've got a firm control and we mean to stay and everything's fine. Well, not everything's not fine. And why? क्यों नहीं everything fine? पहली दफ़ा मेरा ख्याल है ऋषि जो है वो एक बगावत की स्टेज में है। आज मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कब से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी की सोर्स जो है वो आएगी अदालतों की तरफ से, और उसके रीजंस भी मैंने दिए हैं, मगर किसी ने सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। इब्तदाई शोज से आप कह रहे हैं? मैं कब से कह रहा हूँ, 2-3 माह से मैं ये कह रहा हूँ कि इंतज़ार करें, यहाँ से आएगा, और वजह भी बता रहा हूँ। आज हमें नज़र आ रहा है कि वो पहुँच गए हम वहाँ। सिर्फ एक बात नहीं, 2-3 चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हाई कोर्ट में ISI को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेटिंग ही है ना कि सेक्टर कमांडर को बुलाया, मैं उससे ये पूछेंगे जी। और आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि इनकी क्या रोल है और एजेंसियों का क्या रोल है और ये करते क्या हैं, इनके पास पैसे कितने होते हैं। ये सारी बातें सवाल एक जज साहब ने ये पूछ लिए। ये अनहर्ड ऑफ, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। एजेंसियाँ हमेशा हर दुनिया में खुफिया होती हैं जी। यहाँ हमारी अदालतें जो हैं ये कह रही हैं कि बाहर आएँ आप, हमें दिखाएँ आप हो कौन, करते क्या हो, कैसे करते हो, कितने पैसे, कहाँ से पैसे आते हैं, क्या बजट है, आपकी रिट क्या है, क्या नहीं है। ये सवाल सीक्रेट एजेंसी से नहीं पूछे जाते, ये पूछे जा रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, मैं आपको बता दूं। अच्छा। इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है खुश नहीं हो सकती, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल होता है वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स होता है, कभी सामने नहीं होता। और अब अदालतें जो हैं एक एक करके चैलेंज कर रही हैं। कभी बाबर सत्तार साहब चैलेंज कर देते हैं, कभी अतर मिनुल्लाह साहब चैलेंज कर देते हैं, कभी अब कियानी साहब ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। एक एक करके लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं, जजेस। दीज आर इम्पोर्टेंट सीनियर जजेस। और तो एंड ऑब्वियसली इनका जो नेट इफेक्ट है वो यही है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो फुटप्रिंट है ऑन द इकोनॉमी, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिड्यूस करना। And the judges are now one by one standing up and asking questions. And मैं समझता हूँ this is heading into a disaster zone. Disaster zone. मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी establishment इस किस्म का चैलेंज नहीं मानती। वो सारी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, उन्होंने एक तरीके से डील किया है, कोई थोड़ी बहुत लचक भी दिखाई है, कभी नहीं दिखाई। जब वो ख़त्म हो जाती है उनकी लचक, तो वो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर देते हैं। 3 दफ़ा तो मार्शल लॉ लग चुके हैं इस मुल्क में जी, ठीक है ना। और उस वक़्त ये भी कहा जा सकता था कि इंटरनेशनल के हक़ में नहीं थी। एक आध दफ़ा तो शायद थी, एक आध दफ़ा नहीं भी थी, ठीक। तो फिर भी मामला चला, फिर भी मामला चल पड़ा। तो वो बाद में देखते हैं, वो कहते हैं ना क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो पहले कर देते हैं, कूद जाते हैं, फिर देखते हैं कि जी देखी जाएगी जो होगा। हम अब बात यह है कि इस वक्त मेरी सेंस ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम इस मईशत को चलाना चाह रहे हैं, हम इस पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और हमें किया नहीं, हमें रोका जा रहा है। और रोकने वाले 2 इदारे हैं, एक है जुडिशरी और एक है PTI। बाकी सारे जो पार्टीज हैं वो सारे हमारे साथ हैं। अच्छा। और मगर ये 2 जो हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, और ये बेसिकली दे आर चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को कभी ऐसे चैलेंज नहीं हुआ, भुट्टो साहब ने भी नहीं ऐसे चैलेंज किया था,
नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसे चैलेंज नहीं किया था। उसकी वजह कि जब भी भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब चैलेंज करते छोटा मोटा तो अदालतें उनके साथ नहीं खड़ी होती अदालतें एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती तो वो फारग हो जाते थे। हाँ। इस दफ़ा सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है, और ये दिन ब दिन और बिगड़ेगी इन माई व्यू। ओके, तो इसका ये मतलब है वी आर हेडेड इनटू अ वेरी डेंजरस प्लेस। तो 29 तारीख को उस डेंजरस प्लेस में ना ग्रोथ होगी, ना IMF रहेगा, ना सऊदी अरेबिया आएगा, ना दुबई आएगी। हाँ। और दे विल बी टोटल chaos। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि क्या ये रुक सकती है? हाँ। क्या एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे, जुडिशरी पीछे हटे, खान साहब पीछे हटे? बिकॉज ये 3 फोर्सेस है ना इस वक्त। खान साहब पीछे हटने का तो नज़र नहीं आ रहा। जिस मूड में जुडिशरी है वो हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ रही है जी। और उधर से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी एक मीडिया के ख़िलाफ़, इंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ एक कानून लाने की कोशिश कर रही है लोगों को रोकने के लिए, वो क्लैम्प डाउन कर रही है जी। ठीक है, और इधर से ये आज़ादी के झंडे उड़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो आई फियर दैट वी आर हेडेड फॉर अ क्लैश। हाँ, ये भी खबर आई थी कि 6 जजेस के ख़त के बाद जो राणा साहब का फार्मूला था कि बैक चैनल इसको सॉल्व किया जाए, वो भी कामयाब नहीं हुआ, जजेस नहीं माने। अच्छा, अब ये है कि एक तरफ तो ये भी अब प्रपोजल्स आ रही हैं कि एज लिमिट बढ़ा दी जाए जी, 68 कर दी जाए, कर दें उसकी। तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ एक्सटेंशंस हो जाएंगी। मगर क्या उसके साथ मसला हल होगा? आई डोंट थिंक सो। हमें ये पता है कि इससे पहले जैसे बेंचेस बन रहे थे बंदियाल साहब के ज़माने में जी, वो बड़े प्रो PTI बेंचेस बन रहे थे। साकिब निसार साहब का दौर देख लें, जुडिशरी की। तो जब वो अब जो बेंचेस बन रहे हैं, हाँ। वो लोग जो कि PTI के प्रो थे उनके तो बेंचेस ही नहीं बन रहे। हाँ। अब तो वो उनके बेंचेस बन रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, और वो इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो गए और इनडायरेक्टली सपोर्टिंग PTI, इनडायरेक्टली सपोर्टिंग PTI, क्योंकि फैसले तो उधर ही जा रहे हैं जिसपे नून लीग बहुत तिल मिला रही है। अच्छा, तो अब वी आर हेडेड फॉर अ वेरी बिग क्राइसिस। एंड जब इस किस्म की क्राइसिस आती है तो फिर होता क्या है? मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपसे कि अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। ओके, आई थिंक दैट यू कैन नॉट रूल आउट नाउ। मैं आज बड़े खुल के ये आपसे कह रहा हूँ, और मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये पीछे ना हटे, सारे खान साहब पीछे ना हटे, KP गवर्नमेंट पीछे ना हटी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे ना हटी, जजेस पीछे ना हटे, अगर ये पीछे ना हटे, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं होती गोइंग फॉरवर्ड, और ये ऐसी मामला चलता रहा, कोई चीज़ आयशा रुकी नहीं रहती, या बेहतरी की तरफ जाती है या ख़राब होती है। ये नहीं होता कि स्टेशनरी हो जाए। लाइफ इन पॉलिटिक्स इज डायनामिक, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग। डायनामिज्म का ये मतलब है या वो बढ़ेगी एक क्राइसिस या कम होगी, यहाँ नहीं रहेगी। ये अनस्टेबल स्टेट है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम जैसी चीज़ ही नहीं होती साइंस के अंदर। इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं फिर दूर हो जाते हैं। जैसे वो पेंडुलम नहीं होता घड़ी का, पुराने ज़माने की घड़ियों के पेंडुलम्स थे, ऐसे ऐसे चलते थे, तो वो सेंटर का इक्विलिब्रियम होता है, मगर वहाँ आके खड़ा नहीं होता वो पेंडुलम, मूव करता। तो अब ये है कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेबिलिटी, और अगर ये पेंडुलम ऐसे ही मूव करता रहा तो फिर ये, मेरा ये ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू थिंक ऑफ सम मेजर, और वो जजेस को रोकने का मेजर, और जो आज़ादी की इस वक्त जो ख्वाहिश है आवाम के अंदर, और PTI जिसको पुकार रही है, उसके लिए इमरजेंसी विल हैव टू बी इम्पोज्ड। ओके, वेदर इट विल बी अ फाइनेंशियल इमरजेंसी और इट विल बी अ जनरल इमरजेंसी और इट विल बी सम स्पेशल इमरजेंसी, आई कांट से। मगर क्या, जब इमरजेंसी लगेगी तो बहुत सी पाबंदियां लग जाएंगी, मगर अगर मसला अभी हल नहीं हो रहा तो मैं ये समझता हूँ इमरजेंसी के साथ भी मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी की आज़ादी के ऊपर पाबंदी, इवन इन इमरजेंसी कुछ पावर्स उनके रह जाते हैं मगर कुछ नहीं रहते, मगर फिर भी उनके पास ये हक होता है टू स्ट्राइक इट डाउन। मुशर्रफ की इमरजेंसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था ना? जी बिल्कुल। तो इमरजेंसीज कैन आल्सो बी स्ट्रक डाउन बाय द जुडिशरी। तो फिर मसला तो हल ना हुआ। अच्छा, तो मसला फिर हल कैसे होगा? पर एक ही सूरत होती है जहाँ जुडिशरी को फारग कर दिया जाता है। पर जलते सबको फारिग कर दिया जाता है। मतलब जुडिशरी को फारग किया जाता है ना, कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है। ठीक है, और वो कानून कोई और कानून होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं होता, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होता है।
ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है वो, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैं इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप, जिसमें मैं पीटीआई की लीडरशिप, हाँ, और जिसमें मैं जुडिशरी की लीडरशिप, मैं ये मेरा आज का एनालिसिस है कि अगर ये नहीं सुधरेंगे, अगर इसी तरीके के साथ तीनों इदारे जो हैं ऐसे ही चलेंगे, तो फिर वी आर हेडेड फॉर दैट अदर थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, बट उसका क्या होगा वो बाद में किसी वक्त देखी जाएगी, वो आपने कहा ना ब्रिज। मगर ये अगर कुछ लोग समझते हैं और नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी, फलाना नहीं मानेगा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा आपको कि ये जो सारी जो SIFC है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेवरेट चाइल्ड है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त चाहती है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान शुड बी स्टेबल and should not default and should not be subject of riots and instability. Okay. और वो they will support anything in real life. ऊपर से जो मर्जी कहें, अंदर से वो they will support anything to promote stability in this country. Okay. And उनको आज़ादी और फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन इतनी प्यारी नहीं लगेगी उस वक्त। ये मैं आपको ये सारे दौर हम देख भी चुके हैं, ये सारी बातें हम सुन भी चुके हैं, लेकिन हुए लाफ ये तो आपने जाना इस सारे क्लैश में। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।